सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। तो देखो, लास्ट टाइम हमने ये सीखा कि प्रॉक्सी एंड वीपीएन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो इसका यूज हम करते हैं आईपी एंड मैक एड्रेसेस को चेंज करने के लिए या फिर अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, अगर किसी हैकर को हमें ट्रेस बैक करना है तो फिर हम दो चीजों से कर सकते हैं। पहला है आईपी, दूसरा है मैक एड्रेस। तो हम वीपीएन, प्रॉक्सी, इन चीजों का यूज करके हम अपनी आईपी एंड मैक को चेंज करते हैं, जिससे हमारा रियल आइडेंटिटी हाइड हो जाती है और हमें ट्रेस बैक करना फिर पॉसिबल नहीं रहता है। तो देखो, सबसे पहले हम आईपी को चेंज करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे प्रोटोन वीपीएन। तो प्रोटोन वीपीएन एक सिक्योर वीपीएन है, लेकिन ये हमें कुछ सर्वर से फ्री में देता है। तो हम प्रोटोन वीपीएन को लॉन्च करते हैं। तो देखो, कुछ सर्वर्स जापान के हैं, कुछ नीदरलैंड्स के सर्वर हैं एंड कुछ यूनाइटेड स्टेट के सर्वर हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में देखने वाली बात यह है, यहाँ ऑनियन का साइन है। मतलब यूनाइटेड स्टेट में कुछ सर्वर्स वैसे भी हैं जो कि ऑनियन राउटिंग को सपोर्ट करते हैं। एंड ये ऑनियन राउटिंग क्या होता है ये हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो हम यूनाइटेड स्टेट को कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ वाईफाई पे क्लिक करें तो हमें यहाँ एक सिक्योर का आइकन शो कर रहा है जो कि लॉक का आइकन है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ IPv6 को चेंज किया गया है, फिर WLAN 1 जिससे कनेक्ट है, एंड देन सर्वर जो कि प्रोटोन वीपीएन का सर्वर है, जो कि यूएस का सर्वर है। सो अब हम ब्राउजर को ओपन करेंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे वॉच माई आईपी। तो ये थोड़ा स्लो कनेक्ट कर रहा है बिकॉज हमने वीपीएन को यूज़ किया है। तो वीपीएन हमारे नेटवर्क को यूनाइटेड स्टेट के सर्वर से कनेक्ट करता है, देन वहाँ से रिक्वेस्ट वापस आता है। तो हम फर्स्ट वाले लिंक को ओपन करते हैं। तो देखो, अभी ये हमारा आईपी एड्रेस है एंड अब हम वीपीएन को डिस्कनेक्ट करते हैं। हमने वीपीएन डिस्कनेक्ट किया। अब दोबारा से हम इस साइट को रीलोड करेंगे, लेकिन ये रीलोड नहीं हो रहा है। यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया है, हम पहले इसे डिस्कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से सिर्फ डिस्कनेक्ट किया था, अब इसे क्लोज करके यहाँ से भी क्विट कर देते हैं। देन अब दोबारा से इसे रीलोड करते हैं। तो देखो, हमारा आईपी चेंज हो चुका है। अब ये हमारा रियल आईपी एड्रेस है जो कि हमें अलॉट हुआ है। तो वीपीएन लगाएं तो आईपी चेंज था, अब आईपी चेंज है। तो पहले जो आईपी हमें शो हो रहा था वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर का था, मतलब प्रोटोन वीपीएन का, और अभी हमारा रियल आईपी शो हो रहा है जो कि हमारा राउटर का है। फिर वीपीएन का यूज करने के लिए कुछ और वेज हैं, जैसे एक्सटेंशन। हम यहाँ एडॉन्स पे आते हैं एंड यहाँ सर्च करेंगे फ्री वीपीएन। तो देखो, यहाँ कई सारे फ्री वीपीएन हैं। सपोज हम इस वाले को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किए एंड ऐड टू फायरफॉक्स करेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया, अब इसे ऐड करते हैं। ओके, एंड अब हम एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ में वीपीएन शो हो रहा है। हम कनेक्ट टू वीपीएन किए एंड ये कनेक्ट करेगा फ्रांस के एक फ्री सर्वर से। तो देखो, ये कनेक्ट हो चुका है टू पेरिस जो कि फ्रांस में है। अब हम वापस से वॉच माई आईपी साइट पे आके इस साइट को दोबारा से रीलोड करते हैं। तो देखो, अभी हमारी आईपी दोबारा से चेंज हुई। मतलब अब हमारे पास जो आईपी है वो फ्रांस की है, ना कि इंडिया की। तो इसे भी हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अभी एंड दोबारा से हम इस साइट को रीलोड करते हैं। तो देखो, अब वापस से हमें हमारे रियल आईपी शो हो रही है। तो अब फ्री वीपीएन में दिक्कत क्या आता है? तो देखो, ये फ्री वीपीएन है, फ्रीली कनेक्ट करता है, लेकिन हमें इसे यूज नहीं करना है। उसका कारण ये है कि जितने भी फ्री वीपीएन प्रोवाइडर है उसमें मोस्टली जो है किसी भी देश के गवर्नमेंट के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं, जिससे हमारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन कुछ वीपीएन वैसे भी हैं जो कि फ्री सर्विस देते हैं, लेकिन वो काफी सिक्योर है, जैसे प्रोटोन वीपीएन। ये काफी सिक्योर है। फिर सपोज हमें किसी कंपनी के प्राइवेट सर्वर से कनेक्ट करना है तो वहाँ भी हम वीपीएन का यूज करेंगे। और कंपनी के प्राइवेट सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक फाइल की जरूरत होती है जो कि वीपीएन का फाइल होता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओपन वीपीएन। तो देखो, ये ओपन वीपीएन है एंड अभी तो हमारे पास किसी भी सर्वर का फाइल नहीं है, तो इसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो आईपी तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मैक को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए टूल है मैक चेंजर। तो हम मैक चेंजर की हेल्प देख लेते हैं। तो देखो, हम -s की हेल्प देख सकते हैं, -v से वर्जन, -s से हम शो कर सकते हैं कि हमारे पास अभी कौन सा करंटली मैक एड्रेस प्रेजेंट है, -e से हम एंडिंग कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि जो वेंडर का मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। -a अनदर के लिए है, जहाँ हम रैंडम मैक एड्रेस को सेट करेंगे, जो कि किसी भी वेंडर, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, जो कि एक रैंडम मैक एड्रेस होगा, कुछ भी हो सकता है। एंड -A का यूज करके हम किसी भी काइंड का मैक एड्रेस रेंडमली जनरेट करके उसे यूज कर सकते हैं। -P परमानेंट मैक एड्रेस के लिए, जिसे हम यूज करते हैं जब हमें वापस से अपने ओरिजिनल मैक एड्रेस पे आना हो। तो -R रैंडम सेट फुल्ली रैंडम मैक एड्रेस। तो देखो, यहाँ दोनों कमांड में क्या होगा, जो वेंडर का आइडेंटिटी है वो तो रहेगा, लेकिन हमारी आइडेंटिटी हाइड होगी। लेकिन जब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो वो हमारे कंप्लीट मैक एड्रेस को चेंज करेगा, वहाँ वेंडर तक की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी।
होगी। तो -L से हम लिस्ट कर सकते हैं सभी जो नोन वेंडर है उनके मैक एड्रेसेस को। -B फॉर बिया, अब एड्रेस में जो भी वर्जन आएगा वो प्रिंट करने का काम हम इससे करेंगे। -M का यूज करके हम किसी स्पेसिफिक मैक एड्रेस को यहाँ दे सकते हैं। सपोज अभी हम रैंडम मैक एड्रेस को जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे मैक चेंजर -R। तो हमें ये एरर शो कर रहा है, हमने अपने इंटरफेस का नाम भी दे दिया तब फिर भी। तो अब हम इसे रूट के साथ रन करने का ट्राई करते हैं। तो अब इसे हम sudo के साथ रन कर रहे हैं, तो हमें नो सच डिवाइस अभी भी शो कर रहा है। एक बार हम ifconfig लिखते हैं तो हमारा इंटरफेस का नेम ही गलत है, यहाँ ENO1 है, मैंने EN0 डाला था, तो ये ध्यान रखना ENO1 है। तो देखो अब हमारा करंट मैक एड्रेस ये है, हमारा परमानेंट मैक एड्रेस ये है, और न्यू मैक एड्रेस जो कि हमें अलॉट हुआ है वो ये है। तो देखो हमने कम्प्लीटली रैंडम मैक एड्रेस को जनरेट किया था। तो देखो ये पहले था, इसमें आगे के 3 पेयर्स हमारे वेंडर की डिटेल्स को शो करेंगे एंड पीछे की 3 पेयर्स हमारे डिटेल्स शो करेंगे, लेकिन यहाँ सभी पेयर्स चेंज हुए हैं। तो देखो हमने मैक एड्रेस को अपना चेंज कर दिया। अब हम ifconfig लिख के दोबारा से चेक करते हैं, तो यहाँ हमें अपना मैक एड्रेस चेंज शो हो रहा है जो कि ये मैक एड्रेस है। अब हम वापस से अपने परमानेंट मैक एड्रेस पे अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा से कमांड लगाएंगे sudo मैक चेंजर, एंड इस बार हम -R की जगह -P देंगे फॉर परमानेंट मैक एड्रेस। एंड हमारा मैक एड्रेस EN01 में शो था, तो हम उसी इंटरफेस का यूज़ करेंगे। एंटर किए तो देखो हमारा पहले वाला मैक एड्रेस ये था, परमानेंट मैक एड्रेस ये है, एंड हमारा न्यू मैक एड्रेस जो कि हमें वापस से अलॉट हुआ जो कि हमारा परमानेंट वाला है वो ये रहा। अब हम वापस से ifconfig लिख के एंटर किए तो ये वापस से हमारा ओरिजिनल मैक एड्रेस में शो हो रहा है। एज यू कैन सी यहाँ भी वही है। तो ऐसे हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है प्रॉक्सी चेन्स। तो देखो प्रॉक्सी चेन बाय डिफॉल्ट सेट होता है टॉल नेटवर्क पे, तो उसके लिए हमें टॉल नेटवर्क को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo systemctl start टॉल, जिससे हमारा टॉल सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम प्रॉक्सी चेन का वापस से यूज कर सकते हैं। हमने कमांड लगाया प्रॉक्सी चेन्स फायरफॉक्स, तो यहाँ प्रॉक्सी चेन्स हमारा टूल है एंड फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर है। तो वो फायरफॉक्स रन होगा प्रॉक्सी चेन्स के थ्रू। हमें प्रॉक्सी चेन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण ये होगा कि हमारा जो वेब ब्राउजर है ये काफ़ी स्लो लोड होगा। तो देखो ये हमारा टैब लोड हो चुका है। हमें यूट्यूब पे क्लिक करके यूट्यूब को अब ओपन कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी काफ़ी स्लो ही लोड होगा। तो हमारा यूट्यूब लोड हो चुका है। अब हम जरा टर्मिनल पे देखें तो ये हमारी IP से एंड ये अलग अलग सर्वर से होते हुए जा रही है। तो अब इसका क्या मतलब है, तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी चेन्स आखिर वर्क कैसे कर रहे हैं। तो इसे हम अभी स्टॉप कर रहे हैं एंड अब समझते हैं प्रॉक्सी चेन वर्क कैसे करते हैं। तो प्रॉक्सी चेन की फाइल पहले हम ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारे रूट डायरेक्टरी के etc के अंदर proxychains.conf के नेम से है। तो लेट्स फाइंड इट। तो ये रहा वो फाइल, हमें इसे ओपन करते हैं। हम इसके एंड में आ रहे हैं सबसे पहले। तो देखो ये सेट टू डिफॉल्ट है टॉल पे। तो टॉल नेटवर्क क्या होता है, टॉल का फुल फॉर्म होता है द ऑनियन राउटर। तो जैसे प्याज के अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, तो वैसे ही ये टॉल नेटवर्क क्या करता है, हमारे IPs को वैसे हाइड करता है कि कोई उसे फाइंड ना कर सके। जैसे प्याज के अलग अलग लेयर्स होते हैं, एक लेयर उतारेंगे तो दूसरा लेयर आएगा, दूसरा उतारेंगे तो तीसरा आएगा। वैसे ही यहाँ टॉल नेटवर्क में क्या होता है, जब हमारी IP हाइड की जाती है तो वैसे हाइड की जाती है कि जब हम एक IP को फाइंड करेंगे तो वहाँ हमें दूसरी मिलेगी, फिर दूसरे पे जाएंगे तो तीसरा मिलेगा, तीसरे पे जाएंगे चौथा मिलेगा। वैसे ही लेयर बाय लेयर ये हमारी IPs को हाइड करता है। और ये SOC 4 का यूज कर रहा है, और ये SOC 5 SOC 4 ये अलग अलग टॉल के सर्वर्स के सर्विसेज होते हैं। और प्रॉक्सी चेन कुछ रूल्स का यूज करते हैं। सबसे पहला है डायनेमिक चेन, दूसरा है स्ट्रिक्ट चेन, तीसरा है राउंड रोबिन चेन, और चौथा है रैंडम चेन। तो इसे समझने के लिए हम वेब ब्राउजर पे आते हैं एंड हम यहाँ सर्च किए प्रॉक्सी चेन IP एड्रेस लिस्ट गिटहब। तो हम फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करके इसे ओपन करते हैं एंड यहाँ हम https proxyips.txt के अंदर आके इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहला था यहाँ डायनेमिक चेन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो टॉर है ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सपोज ये हमारी IP है एंड ये सर्वर की IP है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली वेब ब्राउज़र पे विजिट करेंगे तो ये हमारी IP डायरेक्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगी यहाँ आके। लेकिन अगर हम प्रॉक्सी चेन या फिर टॉल नेटवर्क का यूज़ करें तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट हमारे IP से निकलेगा, देन इस IP पे जाएगा, फिर ये IP इस रिक्वेस्ट को लेके यहाँ आएगा,
फिर वही रिक्वेस्ट को लेके ये आईपी यहाँ आएगा एंड ऐसे ही सो ऑन, जब तक ये सर्वर तक नहीं पहुंच जाए तब तक ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ हमारी आईपीस को ऐसे हाइड किया जाता है कि मान लो वो ऑनियन है, यहाँ काफी सारे लेयर्स होते हैं। फिर यहाँ आता एक डायनेमिक चेन, दिस इज डायनेमिक चेन। अभी से समझते हैं। सपोज ये हमारी आईपी है एंड ये वाला आईपी अभी डाउन है, ये अभी लाइव नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। तो डायनेमिक चेन में क्या होगा, हमारे आईपी की रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा, लेकिन ये वाले आईपी को वो स्किप करेगा बिकॉज ये डाउन है। वो नेक्स्ट आईपी पे फॉरवर्ड करेगा एंड आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। एंड स्ट्रिक्ट चेन में क्या होता है, अब मान लो ये आईपी अगर डाउन है तो हमारा रिक्वेस्ट ऐसे आएगा, लेकिन इस आईपी को देखेगा डाउन है तो वहाँ पे ये रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देगा, वो आगे फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करेगा। बिकॉज स्ट्रिक्ट चेन को वर्क करने के लिए सभी आईपी लाइव चाहिए। अगर कोई भी लाइव नहीं है तो वहाँ पे वो डेटा पैकेट को ड्रॉप करेगा, उस आईपी के आगे नहीं जाएगा। हम यहाँ डायनेमिक चेन यूज कर रहे हैं इसी कारण से। फिर है राउंड रॉबिन चेन। तो ये क्या होता है, सपोज हमारे आईपी टेबल में इतनी सारी आईपीस हैं, ये हमारा आईपी है एंड यहाँ से रिक्वेस्ट आया यहाँ तक, ये वाली आईपी रिक्वेस्ट को वापस से फॉरवर्ड करेगा ये फर्स्ट वाली आईपी पे एंड देन वापस से ये प्रोसेस रिपीट होगा। जब हम फर्स्ट से लास्ट आईपी तक आते हैं देन वापस से लास्ट से फर्स्ट आईपी पे रिक्वेस्ट सेंड करें तो ये एक राउंड सर्कल क्रिएट होता है। तो इसी कारण इसे कहा गया है राउंड रॉबिन चेन। फिर आता है रैंडम चेन। तो अब मान लो ये आईपी की टेबल्स हैं, तो अब क्या होगा, तो हमारा रिक्वेस्ट इन सभी में से किसी भी आईपी को चूज करेगा एंड इस पे चला जाएगा। सपोज ये हमारी आईपी है, यहाँ से रिक्वेस्ट आया इस आईपी पे एंड देन वापस से इस आईपी पे चला गया, फिर इस आईपी से इस आईपी पे आया। तो ऐसे हमारा रिक्वेस्ट जो है रेंडम किसी भी आईपी पे जा सकता है। जब रेंडमली आईपी को चूज किया जाए तो वो होता है रेंडम चेन। तो अब खुद सोचो, जब इतने सारी आईपीस पे हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तो फिर हमारा वेब लोडिंग टाइम तो स्लो होगा ना। तो देखो प्रॉक्सी चेन्स के थ्रू हम टॉल नेटवर्क का ही यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये एक टेक्स्ट फाइल है आईपीस की, हम चाहे तो इस टेक्स्ट फाइल को भी यहाँ प्रॉक्सी चेन में यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉल नेटवर्क ही काफी ज्यादा सिक्योर है जिसके कारण हमें अक्सर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और एक आता है टॉल क्लाइंट। तो ये है टॉल ब्राउजर, हम इसे ओपन करते हैं। तो जब हम यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वही चेन को क्रिएट करेगा जो चेन इस प्रॉक्सी चेन में यूज हो रहा है ना, वही चेन को यहाँ टॉल नेटवर्क क्रिएट करेगा। हमने जैसा देखा कि आईपी चेन में एक आईपी नहीं होती, बहुत सी आईपीस होती हैं। तो टॉल हमारे आईपी को हाइड करने के लिए कई सारे आईपीस का जब यूज करता है तो हमारा रिक्वेस्ट का स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इसी कारण जब हम टॉल नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो जब हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो वो बहुत स्लो लोड होता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो टॉल ब्राउज़र हमारे आईपी को टॉल नेटवर्क से कनेक्ट कर चुका है। अब हम अगर यहाँ इस ऑनलाइज को ऑन करें तो इसके बाद ये होगा कि जितने भी ऑनियन साइट्स होते हैं जो कि डार्क वेब के साइट्स होते हैं वो हम यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हम इसे ऑफ कर दें तो सरफेस वेब पे जितने साइट्स हैं सिर्फ वो ही हम यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। सो ऐसे टॉल प्रॉक्सी चेन्स काम करता है। तो हमने इस वीडियो में जितना भी चीज़ किया वो सारा ही एक लिनक्स सिस्टम पे किया है, क्योंकि ये सारे टूल्स मोस्टली लिनक्स सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। जितने भी एथिकल हैकिंग में टूल्स यूज होते हैं उसके 90% टूल का हिस्सा सिर्फ लिनक्स पे रन होता है, इसलिए हमें लिनक्स पे आना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि हम वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके कैसे अपना एक लिनक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।